किसान तो अपना गेहूं बेचना चाहता है 25 रुपए किलो, लेकिन सरकार से लेना चाहता है 2 रुपया किलो। आज डीएपी के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए, डीजल बिक रहा है 70 रुपए लीटर और गेहूं 14 रुपए। का दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ की ऐसी घटनाएं रही हैं, विधायक को मौका ही नहीं मिला। आपका वोट नहीं है यहाँ, कोई विकास नहीं हुआ। ये गलत कह रहे हैं, इनका वोट ही नहीं है। बात करो, एक भी काम बीजेपी का छोटा छोटा कोई काम नहीं। इसमें बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, रात में जला दी जाती हैं, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा गाय का है, सपा प्रत्याशी जीते। कोई राजनीतिक दल हमारे आसपास है, न कोई प्रत्याशी हमारे आसपास है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, यानी आपकी ऑटो वाले रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश में होने वाले 7 सीटों पे उपचुनाव में उन्नाव की बांगरमऊ सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद इस सीट को लेकर गहमा गहमी सियासी गलियारे में जबरदस्त तरीके से है। नामांकन शुरू हो चुके हैं और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी इसे एक त्योहार के तौर पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों का भी रेला है, कार्यकर्ता भी यहाँ पे जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच बांगरमऊ की जनता क्या सोचती है विकास के बारे में, कौन से मुद्दे यहाँ पर ज्यादा प्रभावी हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर सीट की बात मैं करूं तो जिस तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, बीजेपी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से या बसपा की ओर से, तीनों की ओर से ही पिछड़ा कार्ड खेला गया है। प्रत्याशी पिछड़े से हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी है वो आरती वाजपेयी को बनाया है। तो क्या ये जो जाति समीकरण है ये काम आने वाला है? इस बीच विकास कहाँ गुम होकर रह जाएगा? कहाँ विकास होना चाहिए? किस तरीके के काम होने चाहिए? जनता क्या सोचती है इस बारे में? सब बताएंगे आपको, आइए मेरे साथ। ऑटो की सवारी करते हुए बांगरमऊ में हम आ चुके हैं एक चाय की दुकान पे, जहां पे हम सीट को लेकर के लोगों का मन क्या है, विकास के लिए वो वायदे क्या है, वो दावे क्या है, लोगों की डिमांड क्या है और क्या सोचते हैं वो सीट को लेके। बात करेंगे लोगों से हम। भाई साहब, अभी बांगरमऊ सीट को लेकर जो नामांकन भरे जा रहे प्रत्याशियों की ओर से, कौन सी पार्टी से लगती है आपको जो चुनाव के लिए तैयार है और काम ज्यादा किया है? पार्टी तो हर आती रहती है, मगर बांगरमऊ में एजुकेशन पे और वहाँ की व्यवस्थाएं आज भी वैसी की ही वैसी हैं। और हर जो भी वहाँ पे बनता है राजनीति में, वहाँ पे विकास के नाम पे इतना नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना है कि विकास, जो अभी आपने विकास की बात की, तो विकास पर तो मैं सीधा सीधा यही कहूँगा कि विकास कागजों पर तो हो रहा है, लेकिन धरातल पे कहीं विकास नहीं दिखता। काम तो सपा ने किया, सपा ने किया। काम तो थोड़ा बहुत जो भी हुआ सपा के द्वारा हुआ। बीजेपी आई लेकिन वो कुछ विकास के स्तर पर पहुंच नहीं पाई, उसके पहले उस सीट का गड़बड़ हो गया। इनकी बात से मैं सहमत हूँ। काम तो समाजवादी पार्टी ने ही किया है, क्योंकि बांगरमऊ का दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ की ऐसी घटनाएं रही हैं, विधायक को मौका ही नहीं मिला काम करने। कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी आके अनेक योजनाओं का शिलान्यास करके गए हैं, जिस पे काम होना। हाँ, ये दुर्भाग्य बांगरमऊ का रहा कि माननीय विधायक जो कुलदीप जी थे वो अब किन कारणों से जेल में सबके सामने है। नहीं, काफी नहीं है, मगर चूंकि सरकार की प्रतिबद्धताएं हैं और सरकार भी अपना काम कर रही है और विधायक की अनुपस्थिति में सरकार ने काफी हद तक ऐसे कार्य किए हैं जो जनहित में रहे हों। बीजेपी में सिर्फ पेपर पे वर्क हो रहा है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे लोगों की राय है कि बीजेपी में भले ही कुलदीप सेंगर के पास पहले ही सीट थी और वो जेल में है इस वक्त अन्य कारणों की वजह से, लेकिन जो प्रत्याशी अब उतारे गए वो साफ सुथरी छवि के हैं बीजेपी से, इन लोगों का ये कहना है। बांगरमऊ सीट को लेकर हम बात कर रहे हैं, उपचुनाव होने वाला है, यहाँ पे आप भी देख रहे होंगे माहौल बना हुआ है। किसने ज्यादा काम किया है? समाजवादी पार्टी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है? चुनाव को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? बीजेपी का कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। आपने देखा कि उनके 4 साल होने जा रहे हैं पूरे। कहीं अगर आप विकास हुआ हो तो बताएं, उन्नाव जिले में कहीं हुआ हो तो। और जो करप्शन अलग है, आए दिन यहाँ लड़कियों की, बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं। उन्नाव में कई केस हो गए। अभी बांगरमऊ में तो अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, बहुत कुछ दे गए हैं और मतलब अब अभी आए हैं तो दिया है, बहुत कुछ दे भी चुके हैं, दे रहे हैं, विकास हो रहा है। लेकिन विकास दिखाई पड़ रहा है, तो काम हो रहा है। नाम बदल रहे हैं, नाम बीजेपी वाले का। क्या कर रहे हैं? रोडों के नाम, इसके नाम बदल दो, उसके नाम बदल दो, बस करना कुछ नहीं है। उनका अपना निजी कोई काम नहीं है। वो एक्सप्रेस वे पे अपना झंडा लगा दो, वो सातन पासी के रोड से संडीला रोड पर नाम दे दो, यही बस उनका काम है, बाकी और कुछ नहीं। 2008 में एक प्रतिमा बंद की गई, 2014 में
माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की विधानसभा में बिहार थाना क्षेत्र में 26 जून की रात को खोद करके अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा बंद है। एक प्रतिमा यहाँ पर बंद है। तो अभी तक भाजपा शहीदों का बड़ा सम्मान करती है और देश की चर्चाएं चलवाती है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शहीद की प्रतिमा क्यों नहीं याद करवा पा रही? प्रत्याशी चाहे जैसे भी उस तरीके के भी हो, लेकिन जो यहाँ के लोगों की राय है, जो मन है उनका, ये कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर काम हुआ है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, काम तो हुआ ही नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे हम। दरअसल बांगरमऊ सीट बहुत दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जब आप लोगों से बात करेंगे तो शुरू में नहीं खुलते हैं वो, लेकिन जब उनसे बात करना शुरू करो तो धीरे धीरे वो खुलते हैं और अपनी बातें बताते हैं अंदर से। बांगरमऊ सीट पे उपचुनाव का जो माहौल है, विकास कितना हुआ है, कितना होना बाकी है? मैडम, बांगरमऊ में कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ ऐसे ही सब पड़ा है, जो जीत जाता है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। सबसे पहले तो वहाँ रोड बननी चाहिए। अभी वहाँ का रोड नहीं बनी है। अरे बांगरमऊ में अभी पूरे क्षेत्र में आप देख लीजिए जाकर के, कहीं न रोड बनी है। और दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा गाय का है। गाय नहीं बंद हो रही है। गाय छोड़ दी गई, अन्ना खेतों में चल रही है। दिन भर किसान अपना काम करता है, फिर जाके रात में ताकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या वहाँ की। कोई काम नहीं हुआ बीजेपी की सरकार का। कोई काम नहीं। और हमको नहीं लगता है कि इस बार 22 में इनका आना, ये काम खत्म इनका। ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। अच्छा, क्यों? उसने कितनी कॉलोनी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ओडीओपी वर्चुअल मेले की शुरुआत कर रहे हैं। 19 से 24 अक्टूबर तक ये मेला चलेगा। वर्चुअल मेला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य। आपने कई बार जो है मुख्यमंत्री को सुना होगा, खास तौर से वो इसका जिक्र करते हैं। एमएसएमई और निर्यात विभाग का ये पूरा आयोजन, तो ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ओडीओपी वर्चुअल मेला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसका जिक्र होता है और किसी भी तरह से जो हमें कहे कि ना सिर्फ उपभोक्ता बल्कि प्रोडक्शन करने वाले सभी की सहूलियत का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा। और इस चीज़ को लेकर कई बार मुख्यमंत्री जो हैं वो कह भी चुके हैं। तमाम योजनाओं का जिक्र हुआ, हर तरह से सहूलियत ख्याल में रखते हुए कई देशों के दूतावासों को मेले से जोड़ा जाएगा 19 से 24 अक्टूबर तक। ग्राफिक्स के जरिए भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो 19 से 24 अक्टूबर तक चलेगा ओडीओपी वर्चुअल मेला। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य। एमएसएमई और निर्यात विभाग का ये आयोजन है। अनामिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, इस बेहद ही खास पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। 19 से 24 अक्टूबर तक ये मेला जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश की जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो चीजें फेमस है, मशहूर हैं, जैसे लकड़ी का काम है, कलाकृतियां हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिट्टी के बर्तन हैं, तो बहुत सारे ऐसी कलाकृतियों को, शिल्पियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिले। इसके लिए सरकार ने पहले ये योजना बनाई थी कि एक मेला लगाया जाएगा जिसमें हर जिले के लोगों को, यानी कि विक्रेताओं को, क्रेताओं को बुलाया जाएगा। लेकिन कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया, तो सरकार ने इसका नया रास्ता निकाला कि जिस तरीके से ऑनलाइन मेला लगाया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी उसको ऑनलाइन ही वहाँ पे जाके सर्विंग कर सकें, देख सकें। अगर उन्हें कोई चीज पसंद आती है तो गूगल गेटवे के जरिए उसका पेमेंट कर सके, खरीद सके। इसके जरिए 100 से ज्यादा, या 1000 से ज्यादा विक्रेता ऐसे हैं, सेलर्स, बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण करवाया था और वो इससे जुड़ रहे हैं। तो सरकार का ये प्रयास है कि 4-5 दिनों में जो यूपी के ओडीओपी से जुड़ी हुई तमाम जो सामग्रियां हैं, चीजें हैं, उनको हायर लेवल पे पहचान मिले, लोग जाने कि यूपी में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, बिकती हैं, जो बताती हैं कि यूपी कितना आगे हर एंगल से। इसके अलावा सरकार की ये भी योजना थी कि पहले एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जाए, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई ऑनलाइन मेला लगाया जा रहा हो और जहां पे आपको बायर्स और सेलर्स दोनों ऑनलाइन ही दिखाई देंगे। तो ये प्रयोग करके सरकार ये जानना चाहती थी कि इस तरीके के जो मेले हैं, इस तरीके का जो आयोजन है, भविष्य में हो सकता है या नहीं। तो उसका शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से कर रही हैं और सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और उनका प्रयास ये भी है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के विदेशों तक जितने भी दूतावास हैं, तो वहां पर भी लोगों को इससे जोड़ा जाए। वो इंडियंस जो यहाँ पे जो अलग अलग देशों में रहते हैं और मिस करते हैं इंडिया की चीजों को,
उनको ये चीजें ऑनलाइन मुहैया हो सके और वो देख सके कि इंडिया से बनी चीजें या यूपी से बनी चीजें किस कदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। बिल्कुल, और एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से भी अनामिका ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूं तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया, और हम ये देख रहे हैं कि प्रदेश में कम से कम रोजगार देने के मामले में सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। तो उस लिहाज से भी ये कैसे माइलस्टोन साबित होगा? अब बिल्कुल देखिए, जो चीजें यूपी में, जैसे आप अलग अलग जिले की बात कर लीजिए, जी। तो कुछ जिले मिट्टी बनाने के लिए, कहीं की मिर्ची बहुत मशहूर है, कहीं की मिट्टी के बर्तन बहुत मशहूर है, पीतल के बर्तन मशहूर है, चूड़ियां फिरोजाबाद की बहुत मशहूर है, जी। जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो यूपी को बहुत खास बनाती हैं। हाँ। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यूपी देखने आते हैं तो शॉपिंग भी करते, खरीदारी भी करते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी शुरू हो रहा है धीरे धीरे, और लोग सेचुरेट हो रहे हैं, घर से काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने में जो राहत मिलेगी कम से कम इसके जरिए ये भी देखना होगा। इसके अलावा जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो अपनी चीजों को घर बैठे ही ऑनलाइन बेच सकेंगे। अगर किसी को कोई चीज पसंद आती है तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेगा। यानी कि आप कहीं भी स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी है वहीं से रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी चीजों को, अपने उत्पादों को आप ऑनलाइन ही कीजिए। अगर किसी को पसंद आता है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा और पैसे का पेमेंट करेगा और चीज उसके पास पहुंच जाएगी। तो एक आसान रास्ता निकाला गया है सरकार की ओर से, कम से कम ओडीओपी के तहत, ताकि जो यूपी की चीजें उसको तो पहचान मिले ही मिले, साथ ही साथ ऑनलाइन जो एक प्रोसेस है ऑनलाइन क्रेडिट करने का या डेबिट करने का या शॉपिंग करने का, उसमें भी एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। तो दो मामलों में ये योजना सरकार की काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर ये सफल हुआ। अनामिका, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करने की भी बात हो रही है, मिनिमम 25,000 रुपए तक। तो वो किस तरह से, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हों और वो प्लान करें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इतनी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बना रही है। जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत की जाती है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम डिटेल में जानकारी दे भी रहे हैं। तो उस लिहाज से देखिए, बहुत सारे छोटे जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कहीं कोई काम करते हो, डेकोरेशन का कोई सामान बनाते हो, झालर बनाते हो, ठीक, तो इससे जुड़ी हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये एक योजना। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लखनऊ में सीएम योगी ने 21,414 पंचायत भवनों और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का एक साथ शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सामुदायिक शौचालय में एक साथ 59,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक मिनी सचिवालय का काम, एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहां पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था, जो आज 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास हो रहा है और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास हो रहा है, ये सभी एक समय सीमा के अंदर मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए सभी ग्राम पंचायतें बनाएंगे। बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह को बलिया की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पेशी से पहले जिला अस्पताल में आरोपी का मेडिकल कराया गया। कल एसटीएफ ने लखनऊ से आरोपी धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया था। 15 अक्टूबर को रेवती थाना के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान में आवंटन को लेकर खुली बैठक में जो है हत्या हुई थी। जयप्रकाश की पुलिस ने 5 नामजद सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस अफसरों के सामने गोली मारी थी कोटा आवंटन में। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, और देखिए कितनी आराम से सब कुछ हो रहा होता है, पंचायत चल रही होती है और फिर उसके बाद गोलीबारी शुरू होती है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब इसे भेजा गया और वहां से आवाजें आती हैं, चलो भागो, गोली लग गई। और इस तरह की स्थिति, जैसे आपको सोनभद्र का प्रकरण याद होगा, और वहां पर किस तरह से, और यहाँ पे इतनी भीड़ है, असलहा लेकर पहुंच जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। पुलिस अफसर भी वहां पर मौजूद और उनके सामने ये गोलीबारी होती है। अब आरोपी धीरेन्द्र को जेल भेज दिया गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में।
तो बलिया के गोलीबाज बीजेपी नेता के समर्थन में उतरे बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को लेकर बीजेपी के अंदर घमासान मच गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ना खाते बन रहा है और ना ही उगलते, और यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया। जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात की और बीजेपी विधायक के बयानों को लेकर नाराजगी जताई। इस मामले को लेकर साफ कहा है कि सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसको लेकर गोलीबाज बीजेपी नेता के समर्थन में ये उतरकर बयानबाजी करने लगे हैं। तो दरअसल बीजेपी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच बातचीत से पहले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को बीजेपी मुख्यालय में भी तलब किया गया ताकि पूछा जा सके कि इस बयान को देने के मायने क्या है, लेकिन सुरेंद्र सिंह बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस मुलाकात को सामान्य बताते नजर आए, लेकिन आज देखिए जेपी नड्डा सवाल करते हैं और पूछते हैं कि समस्या क्या है, क्यों बयान देना पड़ रहा है, और फिर कारण बताओ नोटिस जारी करने का जिक्र भी होता है। अरे सामान्य मुलाकात थी, हम प्रणाम करने गए थे और क्या। देखिए, स्वाभाविक है प्रदेश अध्यक्ष से कार्यकर्ता और विधायक मिलने आते हैं और उसी के तहत आए थे। उनका विषय हम लोग सुने हैं। देखिए क्या उनके बयानों से पार्टी की किरकिरी हुई, सरकार की किरकिरी हुई है क्या? पार्टी की इच्छा रहती है कि कोई पार्टी की इच्छा है कि सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करे ठीक ढंग से। तो आपने कहा है कैसे बयान आपने दे सर, कुछ कहा है आपने, कुछ हिदायत दी है, कुछ हिदायत। उधर गाजियाबाद के लोनी इलाके से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर आज खुद लोनी की पूजा कॉलोनी पहुंच गए। मीट की अवैध दुकानें थी वहां पर, उन्हें वो बंद कराने पहुंचे। मीट की अवैध दुकान संचालक को विधायक ने धमकाते हुए दुकान को बंद करवा दिया। साथ ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मीट की दुकान चला रहे दुकानदार को पुलिस बुलाकर उसके हवाले कर दिया। मीट की दुकानों की खबर पर विधायक क्षेत्र में जाकर जो है इन्हें बंद करा रहे हैं। विधायक ने बताया कि लोनी हिंडन एयरक्राफ्ट एरिया क्षेत्र में आता है, जिसके चलते क्षेत्र में मीट की दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी। के अंदर दुकानें बंद ना कराना ये अपने आप में शर्मनाक है। इसलिए जब मैंने बात की अधिकारियों से, मैंने उससे पहले चिट्ठी भी लिखी थी लगभग 20 दिन पहले, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं जब जनता ने चुना हूँ और मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है, जब लोगों की कॉल आई तो हम लोग वहाँ गए और हमने उनको बंद कराया कि भाई ये सब ठीक नहीं है, और उन लोगों को बंद करा करके वहाँ से हटाया। रामनगर में एक 91 किलोग्राम का अजगर रेस्क्यू किया गया है, जिसकी लंबाई 16 फीट 2 इंच है। ये बर्मी पाइथन काशीपुर के गड्ढा कॉलोनी से पकड़कर यहाँ लाया गया। यहाँ ये आबादी के आसपास था, इसी वजह से इसे यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसे अब सुरक्षित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में छोड़ दिया गया। एक ये है बस, आप सबसे बड़ा ये पकड़े हो। जी हाँ। तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा ये पाइथन, और इसे पकड़ा गया बामशक्कत, और उसके बाद इसका वजन 91 किलो, मतलब एक व्यक्ति तो इसे पकड़ भी नहीं सकता। जिस तरह से आप इसे देख भी पा रहे हैं, बिजरानी रेंज में इसे पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया। रात को किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके घर के आसपास पाइथन देखा जा रहा है, तो उस पाइथन को रेस्क्यू करने के लिए टीम को भेजा गया। और ये बर्मीज पाइथन है, लगभग इसकी वजन 91 kg मेजर की गई है और लंबाई इसकी 16 फीट मेजर की गई है। अब इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा रहा है ताकि आबादी से दूर रहे। और उधर झांसी में एक के बाद एक मगरमच्छ मिल रहे हैं और फिर लोग दहशत में हैं। बड़ा गांव से लेकर चिरगांव इलाके में लगातार मगरमच्छ निकल रहे हैं। गांव के लोग मगरमच्छों को पकड़ने में जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ चिरगांव इलाके में एक मगरमच्छ निकला। पुलिस टीम ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने आकर देखा कि मगरमच्छ भटक कर गाँव में आ गया था। फिर गाँव वालों की मदद से जो है इसे वन विभाग की टीम पकड़ती है। और फिर बीते दिनों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिले के सभी डैम ओवरफ्लो हो गए थे और बहुत बड़ी संख्या में मगरमच्छ बेतवा नदी के पानी में बहकर जिले के बांधों में पहुंच गए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।